आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेपरवाह इश्क एपिसोड 6। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहानी को एंजॉय कर रहे हैं तो हम भी एंजॉय कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कबीर कहाँ पहुँचने वाले हैं, घर या हॉस्पिटल। घर पहुंचने की जल्दी थी, गाड़ी की रफ्तार तेज थी और कबीर के दिमाग में इस वक्त कई तरह की बातें चल रही थी। तभी सामने से आ रहा ट्रक सीधा आकर कबीर की गाड़ी से टकराया और गाड़ी के आगे का पोर्शन चकनाचूर हो गया। इधर माँ के हाथों से फोन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया और माँ धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग उनकी तरफ दौड़े। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से फोन पर ऐसा क्या कहा गया जिसे सुनकर माँ की ऐसी हालत हो गई। राजीव ने सोनू के मोबाइल पर कबीर के एक्सीडेंट की खबर दी, जिसे सुनकर खुशियों से भरे इस घर परिवार में अचानक से कोहराम मच गया। कुछ दिनों से जो खुशियां इस घर में मनाई जा रही थी, अचानक से मातम में बदल गई। हर किसी के चेहरे पर खुशियों की जगह दुख का भयानक मंजर नजर आने लगा। अचानक से ये क्या हो गया? जितने मुंह उतनी बातें। कई लोग तो दबी जुबान में ये भी कह रहे थे कि दुल्हन का भाग्य ही ठीक नहीं है। शादी से पहले ही होने वाले पति की ऐसी हालत हो गई। ना जाने अभी आगे और क्या होने वाला है। लड़की का दुर्भाग्य इस परिवार को भारी पड़ रहा है। हंसता खेलता परिवार क्षण भर में गमों के सागर में डूब गया। माँ बेसुध थी, दादी और सोनी उनके पास बैठी हुई उनके हाथ पैर सहला रही थी। कबीर के बारे में सुनकर जेसिका को भी काफी तकलीफ पहुंची थी। उससे कबीर से कोई बैर नहीं था, बस वो उनको कली से जुटते हुए नहीं देख पा रही थी। तान्या की जगह पर वो किसी और को नहीं देख सकती थी। यही वजह थी कि उसे इस रिश्ते से नाराजगी थी, वरना कबीर के बारे में उसने कभी भी कुछ बुरा नहीं सोचा था। कली जो बेचैन मन के साथ कमरे में सजी सवरी मंडप में अपने बुलाए जाने का इंतजार कर रही थी, उसे तो ये भी नहीं पता चला कि वो जिनके साथ ब्याही जाने वाली है उनके साथ क्या हो चुका है। वाली खुद ही बेहोश पड़ी थी। सोनी ने डॉक्टर को फोन करके घर बुला लिया था। डॉक्टर ने माँ के अचानक से बेहोश होने का कारण किसी बड़ी बात का अधिक टेंशन लेना बताया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों को उस बड़ी बात से झटका लगा था। फिर वो तो माँ थी, जिनका इकलौता और दुलारा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। कुछ ही देर में माँ को होश आ गया और वो सब कुछ बिसराए सीधे कली के कमरे की ओर दौड़ पड़ी, जहाँ कली अभी भी अपने बुलावे का इंतजार कर रही थी। माँ को अचानक इस तरह अस्त व्यस्त हालत में देखकर वो घबरा उठी और जल्दी से उनके पास आकर उनके चेहरे को अपने हाथों में समेटते हुए पूछने लगी, माँ, आपने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है? आज के पहले तो कभी भी मैंने आपको इस हालत में नहीं देखा। सब कुछ ठीक तो है ना? माँ की ऐसी हालत देखकर तो अब उसकी भी धड़कनें बढ़ चुकी थी। जो कुछ देर पहले तक अपने प्रियतम के आने का इंतजार कर रही थी, अब वही मन ही मन ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि कुछ बुरा सुनने को ना मिले। लेकिन उसे क्या पता था, जो होना था वो तो पहले ही हो चुका है। अब उससे बुरा और क्या हो सकता था? माँ ने झट से उसको अपने गले लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, तू जरा भी घबराना मत। उसे हमारे लिए सकुशल वापस लौटना ही होगा। अब तक उसने अपने मन की बहुत कर ली, लेकिन अब मैं उसकी एक नहीं सुनने वाली। अब उसे मेरी हर एक बात माननी होगी। माँ, पहले आप शांत हो जाइए। किसके बारे में बात कर रही हैं? क्या हुआ है? किसे सुरक्षित वापस लौटना होगा? पहले आप मुझे पूरी बात बताइए। मेरा दिल घबरा रहा है। माँ ने जब कबीर का नाम लिया तो एक पल के लिए कली की धड़कन ही रुकने वाली थी। कुछ ही पलों में उसके पेरेंट्स भी कमरे में पहुंच चुके थे। सोनी भी कली और माँ के करीब आकर उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। कबीर के पिताजी सूर्यवीर जी को, जो अपने बिजनेस के चलते अक्सर इंडिया से बाहर रहते थे, बेटे की शादी में 4 दिन पहले ही घर आए थे। उन्होंने गाड़ी निकाल ली थी और हॉस्पिटल जाने की तैयारी होने लगी थी। इस वक्त इस दुख की घड़ी में जेसिका आगे बढ़कर परिवार वालों और घर पर इकट्ठा हुए रिश्तेदारों का ख्याल रखने की बात कहकर घर पर ही रुक गई थी। बाकी लोग हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। इस खबर को सुनकर जो कली की आंखें ही पथरा गई थी, उसे अब अपनी बुरी किस्मत पर यकीन हो चला था कि उसके जीवन में खुशियां आते आते अपनी दिशा मोड़ लेती हैं। शायद अगर कबीर जी के साथ उसका रिश्ता ना जुड़ा होता तो आज इस परिवार की ऐसी हालत ना हुई होती। एक बार फिर से उसकी बुरी किस्मत की चपेट में ये परिवार आ चुका था। वो तो हॉस्पिटल में भी नहीं आना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आगे कबीर पर उसकी परछाई पड़े, लेकिन एक बार उन्हें सकुशल देखने की लालसा के वशीभूत होकर वो हॉस्पिटल चली आई थी। लेकिन कबीर के सुरक्षित होने के लिए उसने मन ही मन ईश्वर से कुछ प्रार्थनाएं की थी, जिसका मोल उसे आगे चुकाना था।
अंदर कबीर का ऑपरेशन चल रहा था। अधिक ब्लीडिंग होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब तक ऑपरेशन चलता रहा, कली के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य कबीर के स्वस्थ होने की कामना करते रहे। हॉस्पिटल में काफी भागदौड़ मची हुई थी। इस वक्त डॉक्टर राजीव ने कबीर के इलाज की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली थी। अपने दोस्त को इस हालत में देख राजीव का दिल भी बैठा जा रहा था, लेकिन ये वक्त हिम्मत से काम लेने का था। कली के मन में कबीर को लेकर कोई भावना थी भी या नहीं, इसका उसे ज्ञान नहीं था। इस वक्त की परिस्थितियां उसे ऐसा कुछ महसूस करने का वक्त ही नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी वो कबीर को इस तरह से मशीनों के बीच घिरा हुआ देखकर अपने अंदर काफी तकलीफ महसूस कर रही थी और लगातार ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और सकुशल अपने परिवार के बीच लौट आए। बेटे की हालत देखकर माँ तो अपना सुख बुद्धि ही खो बैठी थी। उन्हें सोनी दादी और सूर्यवीर जी संभाले हुए थे। किसी को भी इस तरह खुशियों के बीच अचानक से इस बड़े बवंडर की उम्मीद नहीं थी। हर किसी को कबीर की हालत देखकर तकलीफ ही हो रही थी। जो इंसान कुछ देर पहले दुल्हा बनने की तैयारी कर रहा था, वो इस वक्त लाचार और बेबस हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और जो परिवार जन खुशियों में शामिल होने के लिए आए थे, वो ईश्वर के समक्ष खड़े होकर उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे। वक्त का पहिया अचानक से पलट चुका था। खुशियों की जगह गम ने अपना डेरा जमा लिया था। हंसते मुस्कुराते चेहरे पर आंसू की रेखाएं उभरी हुई थी। कुछ लोग सांत्वना दे रहे थे और परिवार की खुशियों की प्रार्थना कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी लोग वहां उपस्थित थे जो बातों को तोड़ मरोड़ कर माहौल को और भी ज्यादा संगीन बनाने में लगे हुए थे। माँ को तो उन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन कली कुछ कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं सबकी जिम्मेदार वही तो नहीं है। हो सकता है उसके पांव सही ना हो इस परिवार के लिए, क्योंकि अचानक से शादी के दिन ही ऐसा हो जाना मन में कुंठित भावना को जन्म देने के लिए काफी था। लेकिन इस वक्त वो अपने मन की बात भी किसी के सामने कह नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप भगवान के सामने आंसू बहाती हुई बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि कबीर जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ आ जाएं। अगर उसका साया इतना ही मनहूस इस परिवार के लिए, तो वो इनसे दूर चली जाएगी। कई घंटों की भागम भाग के बाद आखिरकार कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में शांति पसरी और डॉक्टर राजीव ऑपरेशन कक्ष से बाहर आए। उमा को दिलासा देते हुए कहने लगे, ऑपरेशन सफल रहा और स्थितियां अब स्टेबल हैं। आप खुश हो जाइए, दुल्हे राजा के ठीक होते ही हम उन्हें फिर से उसे घोड़ी पर चढ़ाएंगे। आप तो जानती हैं कि आपका बेटा सबसे अलग है, शादी के नाम से कितना घबरा जाता है। इस बार भी उसने हमें डराने के लिए ये साजिश रची थी, लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटने वाले। जनाब को घोड़ी पर चढ़ाकर ही दम लेंगे। माँ राजीव की मस्खरी पर मुस्कुरा दी। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी, साथ ही पढ़ाई की थी और साथ ही एक ही प्रोफेशन भी चुना। दोनों एक दूसरे की जान थी। तानिया से लेकर कबीर के जीवन में अब तक जितनी भी घटनाएं घटी, राजीव उसके गवाह थे। कबीर को इस हालत में देखकर दिल तो उनका भी टूटा था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें खुद पर भरोसा था और अपने यार को इस मुश्किल घड़ी से बाहर लाने की जद्दोजहद में लग गए थे और उनका भरोसा जीत गया। वो कबीर को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे, इसीलिए कली के कबीर के जीवन में आने पर उन्होंने ही कबीर को अलग अलग तरीकों से उकसाया था इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। शुरू शुरू में जब कभी भी कबीर कली के साथ हुई तकरार या फिर उसके लिए अपनी नफरत का जिक्र करते थे, तो राजीव को इस तकरार में भी अपने यार की खुशियां ही नजर आती थी। वो अक्सर ईश्वर से यही दुआ करते थे कि ये तकरार जल्द ही प्यार में बदल जाए और उनके यार के जीवन में खुशियां दोबारा दस्तक दें। उनकी दुआ कबूल भी हुई और अब तो जल्द से जल्द उन्हें अपने यार को सहरे में सजा हुआ देखना था। इस एक्सीडेंट की वजह से जो रुकावट आई थी, वो परिवारजन के लिए काफी भारी पड़ रही थी। कुछ दिनों तक कबीर को हॉस्पिटल में ही रखा गया था। होश में आने पर सबसे पहले कबीर ने माँ से बात की, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ऐसी हालत के बारे में सुनकर सबसे अधिक तकलीफ उनकी माँ को हुई होगी। वो भले ही उनसे ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन अपनी माँ का प्यार हर बेटे को महसूस होता है। और मानसी जी तो वो माँ थी जो हर वक्त अपने बेटे के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए प्रयासरत रहती थी। माँ से मिलने के बाद कबीर की निगाहें किसी और शख्स को भी तलाश रही थी, लेकिन वो सामने नजर नहीं आ रहा था। माँ ने सोनी को इशारा करके कली को अंदर लाने के लिए कहा। कली के आते ही माँ और सोनी दोनों बाहर चली गई। दोनों ही समझ रही थी कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद कुछ पल दोनों को एकांत में चाहिए, जिसमें दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सके और एक दूसरे का दर्द समझ सके। कली नसें झुकाए कबीर के सामने खड़ी थी और कबीर की निगाह लगातार उसके चेहरे पर बनी हुई थी, जो इन दिनों में काफी मुरझा गया था। वो नसें नीचे किए चुपचाप खड़ी अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ रही थी।
उसकी बेचैनी और घबराहट कबीर भी महसूस कर पा रहे थे। उनका बस चलता तो वो उठकर उसे अपने सीने से लगाकर उसे अपने आगोश में समेट लेते, लेकिन मजबूर थे। धीमी आवाज में सिर्फ इतना बोले, क्या आप मुझे देखना भी नहीं चाहती? इतनी नफरत करती हो मुझसे? कबीर का इतना कहना था कि कली की आंखों से रुके हुए आंसू की धारा एक बार फिर से बह चली और वो हिचकी लेते हुए रुक रुक कर शब्दों को बोलते हुए सिर्फ इतना ही कह पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए कबीर जी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। लोग सही कहते हैं आपके लिए मैं ठीक नहीं हूँ। आप ठीक होकर अपने घर में वापस चले आइए। मैं आपके जीवन से बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरे दुर्भाग्य का साया भी आप लोगों पर नहीं पड़ेगा। चोट मुझे लगी है, लेकिन लगता है ऐसा तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है। कुछ दिनों में बिस्तर पर क्या पड़ा रहा, तुम्हारा तो दिमाग ही सटक गया है। ये सब क्या नाप शनाप बक रही हो? क्या दोबारा चाहती हो कि मैं फिर से उसी हालत में पहुंच जाऊं जिस हालत में मैं इस हॉस्पिटल में लाया गया था? शायद मेरा ठीक होना तुम्हें रास नहीं आ रहा। अजीब बेवकूफ़ औरत हो। होने वाले पति मौत के मुंह से बाहर लौट आए हैं। उसके पास बैठकर दो मीठे बोल बोलने की बजाय अपनी बकवास बातों का पिटारा लेकर बैठी हो। मुझे लगता है तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं इस बिस्तर से उठकर सही सलामत घर पहुंच पाऊं। उनकी डांट सुनकर कली उनके करीब पहुंचकर उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मैंने ऐसा कब कहा? मैं इसलिए आपके सामने नहीं आना चाह रही थी क्योंकि मुझे पता था कि आप ऐसी हालत में भी सिर्फ मुझे डांटेंगे। तुम बातें ही ऐसी करती हो। तुम ये भी तो सोच सकती थी कि हो सकता है तुम्हारी वजह से मैं वापस लौट सका हूँ। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, मैं मर भी सकता था। उनके ऐसे कहते ही कली झटके से उठ खड़ी हुई और माँ को आवाज़ देते हुए बोली, माँ, अपने बेटे को समझा दीजिए, मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। मुझे इनकी बातें अच्छी नहीं लगती। दोनों को हॉस्पिटल में भी एक दूसरे से इस तरह लड़ते हुए देखकर माँ ने अपना सर पीट लिया और कबीर को डांटते हुए बोली, तुम्हें पता भी है तुम कितने दिनों बाद से इस बिस्तर पर पड़े हो और ये बेचारी दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर तेरे स्वस्थ होने की कामना कर रही है और तुम बिस्तर से उठते ही फिर से शुरू हो गए। माँ, आप ऐसी हालत में भी मुझे डांट रही हो? आपको हो क्या गया है? ज़रा अपनी होने वाली बहू से भी तो पूछिए। अभी अभी इसने मेरे सामने क्या क्या कहा है जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। ये अपने आप को मनहूस कह रही है जिस वजह से ये सब हुआ। ये हमें छोड़कर जाना चाहती है। अब आप ही बताइए, इन दकियानूसी बातों को सुनकर मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? कबीर की बातों को सुनकर माँ ने गुस्से से कली की तरफ देखा और उसके चेहरे की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहने लगी, खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात सोचे भी तो उसी पल कबीर के साथ तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी। फिर दिन भर सुनती रहना उसकी डांट और रोती रहना। कली रोते हुए मुंह बनाकर बोली, सासू माँ, अब तो आप भी मुझे डांट रही हो। उसे इस तरह देखकर माँ और कबीर दोनों ही मुस्कुराने लगे। उसने एक बार फिर से अपनी मासूमियत से वहां उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया था। आज कबीर को डिस्चार्ज कराकर घर ले जाना था। अभी उन्हें चलने फिरने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें सहारे की ज़रूरत थी। कली ने पहले ही उनके कमरे की साफ सफाई कर ली थी। विवाह में एकत्रित काफ़ी रिश्तेदार माहौल की नज़ाकत को समझते हुए वापस लौट चुके थे। कली के पेरेंट्स भी कबीर के पेरेंट्स से विदा लेकर चले गए क्योंकि इस वक्त परिवार में बेवजह के भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं थी। इस एक्सीडेंट के कारण विवाह कुछ दिनों के लिए टल चुका था। राजीव को जेसिका को इस तरह से पहली बार परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए देखकर काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने जब भी जेसिका को देखा था तो वो परिवार से कटी कटी सी अपने आप में ही व्यस्त रहा करती थी। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था, जो उसके स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन था और राजीव के दिल को काफ़ी सुकून पहुंच रहा था। वो जेसिका के स्वभाव में ये परिवर्तन तो चाहते थे जो खुद ब खुद परिस्थितियों के कारण अपने आप हो चुका था। शायद इसलिए कहा जाता है कि एक स्त्री अपने आप को हर परिवेश में ढाल लेती है। सबके साथ होकर भी जेसिका को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो है जो उस पर निगाह रखे हुए है। उसे अब तक राजीव के मन की भावनाओं का ज्ञान नहीं था, जो उस भ्रम की तरफ भाग रही थी जो उसके लिए बना ही नहीं था। राजीव ने कबीर के कमरे में ही उनकी दवाइयाँ और उन उपकरणों को ठीक करवा दिया था जिनकी अभी कुछ दिनों तक उन्हें ज़रूरत थी। कली इन सबसे डरकर सबसे पीछे खड़ी थी। राजीव जब कबीर की दवाई और उनके उपकरणों के बारे में समझाने लगे तो माँ ने कली को आगे बुलाकर कहा, अब ये सब इनकी जिम्मेदारी है, आप ही नहीं सब कुछ सही तरीके से समझा दीजिए। कली डरते हुए बोली, लेकिन माँ, मैं ये सब कैसे कर पाऊँगी? अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो? आप अपने बेटे को जानती हैं, वो मुझे हर वक्त डांटते रहेंगे और फिर मुझसे और भी गलतियाँ होती जाएंगी। अब ये तो तुम्हें वो सब बातें कहने से पहले सोचना चाहिए था। ये तुम्हारी सज़ा है और अब
तो तुम्हारी सासू माँ भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी ये सज़ा उन्होंने ही मुकर्रर की है। कबीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो उनकी बातों को सुनकर माँ डांटते हुए बोली, क्यों डरा रहे हो मेरी मासूम बही को? तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण वो बेचारी हमेशा तुझसे भागती फिरती है। और अब अगर ये सही तरह से दवाई खानी है, तो अपनी देखभाल करवानी है, तो अपने स्वभाव को सुधार लो, वरना कुछ भी गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। माँ कबीर को डांटते हुए देखकर सभी लोग हंसने लगे, जिसे देखकर कबीर का मूड ही बिगड़ गया और वो एक बार फिर से गुस्से में कली को देखने लगे। और कली माँ के पीछे दुबकते हुए बोले, देखो सासू माँ, फिर से मुझे डरा रहे हैं। आपकी डांट कभी इन पर कोई असर नहीं हुआ और आप कह रहे हो कि मुझे इनके साथ रहना होगा। कली की बातों को सुनकर एक बार फिर से वहाँ का माहौल हंसी ठहाकों में बदल गया। परिवार का माहौल देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले इस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ। परिवार की यही एकजुटता तो परिवार को मजबूत बनाए रखती है। इंसान जीवन की हर विकट परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेता है और आगे बढ़ता रहता है। और ये परिवार तो वैसे भी एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ था। काफ़ी देर से चुपचाप दादी कबीर के सिर को अपनी गोद में लिए हुए कली को चुप करने के इशारा करती है और इशारों में उसको अपने पास बुलाकर कबीर के बगल में बैठाते हुए दोनों की नज़र उतारती है, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कबीर बड़े ही प्यार से अपने बगल में बैठी हुई अपनी भोली बीवी को निहार रहे थे। राजीव ने खिंचाई करते हुए कहा, अब बस भी कर, अगर भाभी जी को नज़र लग गई तो दादी को दोबारा नज़र उतारनी पड़ेगी। कली की निगाहें कबीर की निगाहों से टकराकर अपने आप शर्म की लाली को अपने आप में समेटे हुए झुक गई थी, जिसे देखकर कबीर भी मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगे। बाकी लोग कमरे से बाहर चले गए थे। इस वक्त कमरे में सिर्फ माँ और सोनी रुके हुए थे। दादी की दवाई का समय हो गया था, इसलिए जेसिका उन्हें अपने साथ उनके कमरे में ले गई थी। कबीर के एक्सीडेंट के बाद इतने दिनों की उठापटक में जेसिका ही परिवार की हर चीज़ों का ध्यान रख रही थी, जिसमें दादी माँ की देखभाल भी शामिल थी। माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने गले लगाते हुए बोली, अगर मेरी कोई बेटी होती तो तुम जैसी ही होती। जिस तरह से तुमने इस घर को अपना लिया है, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने उस वक्त इस परिवार की जिम्मेदारियां उठाई जब किसी खास के इस परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम्हारा यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। बेटी भी कह रही हैं और इस बेटी के कामों को एहसान भी मान रही हैं। मैं तो हमेशा से इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन शायद कुछ चीज़ें किस्मत पर निर्भर होती हैं। किसके नसीब में जो होता है वो चीज़ उसी को मिलती है। ज़बरदस्ती का अधिकार जमाने से कुछ नहीं मिलता। माँ जो उसकी बातों का आश्चर्य समझ रही थी, उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे लिए तो कोई बहुत ही बेहतर बना होगा, जो मेरी प्यारी सी बेटी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ले आएगा। अब तो मुझे भी बेसब्री से उसका इंतज़ार है। कली के तो हाथ पांव फूल रहे थे ये सोचकर कि उसे अब इस खूंखार आदमी के साथ ज़्यादा वक्त बिताना पड़ेगा, जो उसे हर वक्त कच्चा चबा जाने के लिए तैयार बैठा रहता है। और इस बार तो सासू माँ ने भी खुली चेतावनी दे दी है कि उसने अगर कोई गड़बड़ी की तो वो उसकी मदद के लिए भी नहीं आएगी। कली अपने दोनों हाथों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हुए यही सोच रही थी कि जब कबीर की आवाज़ उसके कानों से टकराई, अब ऐसे ही खड़े खड़े दिन गुजार दोगी या एक गिलास पानी देने का कष्ट भी करोगी? तुम्हारे साथ बकबक करके गला सूख रहा है। सबके सामने तो कितना पटर पटर बोलती रहती हो, और इस वक्त इस तरह शांत और मासूम बनकर खड़ी हो जैसे तुम जैसा मासूम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मुझ पर तुम्हारी ये पैतरेबाजी नहीं चलने वाली, इसीलिए जिस काम पर लगाया गया है उस काम पर फोकस करो, ना कि बेवजह की तिगड़म सोचने में। कली का बस चलता तो वो अभी कबीर का गला दबा देती। जिस इंसान के लिए कुछ दिनों पहले वो ईश्वर से स्वस्थ होने की कामना कर रही थी, आज फिर से उन्हें पुराने ढर्रे पर लौटता हुआ देखकर उसका दिमाग खराब होने लगा था। शुरू से जिस तरह कबीर उसे परेशान किया करते थे, ठीक वैसा ही रूप उन्होंने इस बार फिर से अख्तियार कर लिया था। उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था कली को परेशान करके, क्योंकि कली ने भी अपनी नासमझी के कारण उनके ख़ास दिन को बर्बाद कर दिया था, जब उन्होंने अपने दिल की बात उसके सामने रखी और कली ने उसका कोई प्रत्युत्तर ना देकर उनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। उनके हाथ ये अच्छा मौका लगा था कली को परेशान करने का, जो उनका सबसे पसंदीदा काम था। वो भला ये मौका कैसे चूकते? दूसरी तरफ माँ चिंतित थी उन्हें इस तरह देखकर। सोनी कॉफ़ी का मग उनके हाथ में पकड़ाते हुए पूछने लगी, क्या बात है माँ? अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, फिर इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही है? समझ नहीं आ रहा दोनों को एक साथ करके मैंने अच्छा किया या गलत। किस तरह से दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं एक दूसरे से, हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरी मासूम बच्ची को शेर के पिंजरे में डालकर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ओफो, आप भी क्या ऊटपटांग सोचती रहती हैं?
दोनों का एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताएंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे कैसे। और वैसे भी अच्छा ही होगा कि आपकी भोली बहू को अभी कबीर भाई के साथ रहकर सब कुछ समझ में आ जाएगा, वरना वो शादी के बाद भी भाई की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगी और उन्हें एक खड़ूस इंसान ही समझती रहेंगी। इसीलिए ये सोचना बंद कीजिए कि वो भाई के साथ सुरक्षित नहीं है। भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं। क्या आपने उनकी आंखों में भाभी के लिए प्यार नहीं देखा? बस भाभी जी भाई को हर वक्त गलत समझती रहती हैं। प्रेम तो उन्हें भी भाई से बहुत है, लेकिन ना जाने कौन सी बंदिश है जो उन्हें अपने प्रेम का इजहार करने से रोक रही है। देखा नहीं भाई के एक्सीडेंट के बाद किस तरह बेचैन हो उठी थी, हर वक्त भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, अपना सुध बुध बिसरा बैठी थी। ये प्रेम नहीं तो क्या है। हाँ, मानती हूँ कि भाई थोड़े खड़ूस जरूर हैं, लेकिन भाभी भी कुछ कम नहीं है, अपनी उल्टी सीधी हरकतों से उनको परेशान करती रहती है। अब तो हमें दोनों की प्रेम भरी मीठी तकरार का मजा लेना है। अच्छे दर्शक बनकर मैं अपनी बहू को खतरे में डालकर मजा कैसे ले सकती हूँ? तुम चुप रहो, तुम्हें तो बस दोनों की लड़ाई झगड़े करवाने में ही मजे आते हैं। इसमें तो तुम्हें महारत हासिल है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तुम्हें भी कोई कबीर जैसा ही प्यार करने वाला मिल जाए और तुम्हारे जीवन में आए। उस प्यार भरी तकरार का बैठकर मैं मजा लूँ। अब आप अपनी बहू की वजह से मुझे बददुआ दे रही हैं। पहले तो मुझे किसी ऐसे का इंतजार नहीं है, लेकिन अगर गलती से कोई ऐसा मेरे जीवन में आ गया तो मैं कली भाभी नहीं हूँ, मैं सोनी हूँ। उसे मेरे जीवन में आने पर भी अफसोस होगा। माँ उसके सिर पर टपली मारकर अफसोस जताने लगी। बस एक बेटा कम था जो बेटी भी उसी के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है। हे भगवान, क्या सारे नमूने मुझे ही देने थे? एक से बढ़कर एक है सब। इन्हें समझाना यानी अपना ही सिर फोड़ना होगा। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जाते हुए राजीव की निगाह थोड़ी देर के लिए उस ओर ठहर गई। वो अपने कदम को रोक नहीं पाए और उसकी झलक मन में लिए उसके दीदार के लिए आगे बढ़ चले। लेकिन उनका इस तरह अपने कमरे में आना जेसिका को काफ़ी नागवार गुजरा। गुस्से में उसने अपनी उंगली उनकी तरफ घुमाते हुए कहा, मिस्टर, ये मेरा कमरा है, कोई खुली सड़क नहीं है जिसका मन चाहे वो घूमने चला आए। इसीलिए आगे से इस बात का खास ध्यान देना। जिससे मिलने आए हो उससे मिलो और यहाँ से चलते बनो। अगर आगे से मेरे सामने आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव को उसकी बातें चुभ रही थी, लेकिन उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। लड़की के कमरे में इस तरह बिना नॉक किए उसकी इजाज़त के बिना नहीं घुसना चाहिए था। इसके लिए वो जेसिका से सॉरी बोलकर तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गए। अपने किए के लिए उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ साफ झलक रही थी। सामने से आते ही माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अब वहाँ एक पल भी ठहरना नहीं चाहते थे। माँ को तो अचानक से उनका बदला हुआ व्यवहार समझ में ही नहीं आया। फिर सोचा कि हो सकता है हॉस्पिटल में कोई काम हो, इसीलिए जल्दी चले गया हो। लेकिन जेसिका और राजीव के बीच क्या चल रहा है इसका उन्हें भान भी नहीं था। कबीर का साथ इस वक्त कली को काफ़ी भारी मालूम पड़ रहा था। शायद दूसरी लड़की होती तो वो बस इस पल को एंजॉय करती, लेकिन कली अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर से उस खूंखार शेर के चंगुल पर फंस चुकी थी, जिसकी नज़र हर वक्त उसकी गलतियों पर हुआ करती थी। वो पानी का ग्लास कबीर को पकड़ाते हुए मन ही मन सोच रही थी कि माँ ने मुझे बेवजह यहाँ फंसा दिया। कबीर हालात के मद्देनज़र पूरी तरह से मौके का फ़ायदा उठाने की फिराक में थे। वैसे भी उनकी पूज्य माता श्री ने उन्हें खुली छूट दे दी थी। यही समय था जब कली के दिल में अपने लिए थोड़ी बहुत जगह बनाई जा सकती थी। राजीव अपने उस दिन की हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा थे। उनका बस चलता तो वो दोबारा जेसिका के सामने कदम भी नहीं रखती, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। कबीर के रूटीन चेकअप के लिए उन्हें बार बार वहाँ जाना पड़ रहा था, लेकिन इस बीच भी उनकी भरसक कोशिश यही रहती थी कि जेसिका से उनका आमना सामना ना हो पाए। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बना सकती है। आज माँ ने ज़बरदस्ती राजीव को लंच पर रोक लिया। मरते क्या ना करते, बेचारे मुंह बनाकर उस पल का इंतजार कर रहे थे जब जेसिका की नज़रों में अपने लिए बेपनाह नफरत को पनपते हुए देखना था और सबके सामने एक बार फिर से उन्हें जलील होना था। उनकी तरफ से एक आध बार कोशिश की गई यहाँ से निकल जाने की, लेकिन माँ ने उनकी हर एक कोशिश को धराशायी कर दिया। खाने के टेबल पर सब लोग एकत्रित हो चुके थे। राजीव की धड़कन निरंतर बढ़ रही थी। वो अपने आप को हिम्मत दे रहे थे जेसिका का सामना करने के लिए, क्योंकि अब किसी भी पल जेसिका उनके सामने हाजिर हो सकती थी। लेकिन सबका खाना खत्म भी हो गया। वो खाने के टेबल पर नजर ही नहीं आई। राजीव की आंखें इधर उधर उसे ढूंढ रही थी, लेकिन अब तो उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो किसी से पूछ लेते उसके बारे में। इसीलिए चुपचाप सबके साथ मिलकर खाना खाया
और हाथ धोकर निकल पड़े अपने घर के लिए। लेकिन जिसका इंतजार था वो घर के अंदर कर रहे थे, वो कहीं बाहर से इठलाती हुई आ रही थी। उनका बस चलता तो अभी की अभी ज़मीन फट जाती और वो उसी में समा जाती, लेकिन उसका सामना नहीं पड़ता। पर ना तो वो सीता मैया थी और ना ही धरती माँ को उन पर तरस आया। जेसिका ठीक उनके सामने पहुंच चुकी थी। वो आंखें बंद किए हुए अपनी इज्जत में चार चांद लगाने के लिए चुपचाप गर्दन झुकाए वहीं खड़े रह गए। लेकिन ये क्या, उसने तो उन पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद खरीदारी करने के लिए मार्केट गई थी, क्योंकि उसके हाथों में कई सारे बैग्स थे जो इस बात की गवाह थे कि आज उन पर अच्छी खासी रकम लुटाई गई है। राजीव ने हल्के से अपनी एक आंख खोलकर सामने का जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो उनके अलावा कोई भी नहीं था। अब जाकर राजीव को अपनी ही बचकानी हरकत पर हंसी आने लगी, क्योंकि जिस बात को लेकर वो आज तक अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, शायद वो बात तो जेसिका के जहन से कब की निकल चुकी थी। ऐसा हो भी क्यों ना, जिसकी नज़र में उनके लिए कोई भावना ही नहीं थी, वो उनकी छोटी छोटी बातों को याद कैसे रख सकती थी। ये उनकी एक तरफा भावना थी जो उन्हें बार बार जेसिका के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन वो तो इन बातों से पूरी तरह अनजान अपनी दुनिया में बस थी। और उस दिन की हरकत के लिए तो उसने उसी दिन उसे काफ़ी कुछ सुना दिया था। लेकिन आज राजीव की इस हरकत पे अंदर जाती जेसिका के लबों पे ना चाहती हुई भी हल्की सी मुस्कान थी लगाई। राजीव जब आंख बंद किए सर झुकाए खड़े थे, तो जेसिका को उन कड़वी बातों का एहसास हो गया था जो उसने राजीव को बोले थे। कली को सामने खाने के टेबल सजाते हुए देखकर कबीर को कुछ बदमाशी सूझी और उसे ऐसा करने से रोकते हुए बोले, मोहतरमा, अब क्या तुम्हें ये भी बताना होगा कि मैं अपने से बैठकर खा नहीं सकता? अभी भी मेरे बैग में परेशानी हो रही है। अगर तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी थी तो माँ के सामने इतना अच्छा बनने की क्या ज़रूरत थी? या चाहती हो कि दोबारा हॉस्पिटलाइज हो जाऊं? कली ने डर के मारे टेबल से खाने की थाली अपने हाथ में उठा ली और उनके करीब आकर पूछने लगी, आप ही बता दीजिए, फिर खाना कैसे खाएंगे? कबीर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यहाँ मेरे पास किस लिए रखा गया है? अब जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम्हें ही मेरे सारे काम करने हैं। अब शुरू हो जाओ। बैठी क्यों हो? खिलाकर फिर से बीमार करना चाहती हो? वो अपने हाथों से उनको खाना खिला रही थी और कबीर इस पल को खूब एंजॉय कर रहे थे। वो ठीक होते तो वो उनसे छुप भी सकती थी, लेकिन इस वक्त उसे चुपचाप उनकी सारी हरकतें बर्दाश्त करनी थी। उनके नसरों की तपिश लगातार अपने चेहरे पर महसूस करते हुए आखिरकार उसे टोकना ही पड़ा, अगर आप ऐसे लगातार मुझे देखते रहे तो मैं आपको खाना नहीं खिला पाऊंगी। तो तुम ही बता दो कैसे देखूं? अब अगर आंखें सही सलामत हैं तो देखना ही तो होगा ना। लेकिन आप दूसरी तरफ भी तो देख सकते हैं, क्या ज़रूरत है मेरे चेहरे को देखने की? अब सामने बैठकर खाना तुम खिला रहे हो तो मैं चेहरा अपनी दूसरी तरफ कैसे कर सकता हूँ? मैं इंसान हूँ, मेरे कान नाक मुँह सब एक ही दिशा में है। मजबूरी है कि मुझे सामने ही देखना होगा। हाँ, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अरे, लेकिन मैं अपनी आंखें कैसे बंद कर सकती हूँ? आंखें बंद करके भला खाना कैसे खिला पाऊंगी? और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी सज़ा तो मुझे ही मिलेगी। अब देखो, ये तुम्हारी समस्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें मेरे पास मेरे काम के लिए रखा गया है और वो तो तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना ही है। दोनों की नोकझोंक भयंकर रूप लेती उसके पहले ही माँ और सोनी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, अब बस भी करो, मेरी भोली बहू को कितना प्रताड़ित करोगी? एक तो दिन रात वो तुम्हारी सेवा कर रही है, ऊपर से तुम्हारे नखरे भी झेलने पड़ रहे हैं। माँ, पहले आज आप मुझे ये बता दो कि आप मेरी माँ हो कि इसकी? जब देखो तब इसकी साइड लेती रहती हो। आपके नज़रों में ये जितनी भोली है, मेरी नज़रों में उतनी ही शातिर। अगर यकीन ना हो तो पूछ लो, अभी अभी मुझसे क्या कह रही थी? माँ और सोनी की नजरें एकदम से कली की तरफ मुड़ गई। कली से कुछ आकर इधर उधर देखने लगी। सोनी ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, भाभी जी, अब आप ही बता दो, ऐसा क्या कह दिया जो भाई साहब नाराज हो गए और हमारी भोली भाली भाभी को शातिर बताने लगे? माँ की निगाहों में अपने लिए सवाल देखकर कली ने अपना पक्ष रखते हुए तपाक से कहा, सासू माँ, आप ही बताओ, आंखें बंद करके भला खाना कैसे खिला सकता है कोई? कली की बातों को सुनकर माँ और सोनी के चेहरे पर चमक आ चुकी थी। दोनों को लग रहा था जैसे अभी अभी हीरो हीरोइन की नोकझोंक वाली मसालेदार पिक्चर उनके सामने चलाई गई हो। इसका मजा लेने के लिए दोनों पूरी तरह से कमर कस के तैयार बैठी थी। कबीर को अपने सवाल का जवाब माँ से तो नहीं मिला, लेकिन कली एक बार फिर से अपनी बेवकूफ़ी के कारण उनकी इज्जत को नटियामेट करने की ठान बैठी थी। वो मन ही मन खुद को कोसने लगे कि बेवजह ही उन्होंने अपनी भोली भाली बीवी से पंगा लेने की कोशिश की। अब भुगतो उसकी सज़ा। अब तो माँ और सोनी विधिवत चेयर खींचकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुकी थी और कली के जुमले को बड़े ध्यान से सुन रही थी।
सासू माँ, आप ही बताओ। आपके बेटे डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे हैं कि आंख बंद करके खाना खिलाओ। भला आंख बंद करके कैसे खाना खिला सकता है कोई? मुझे तो आंख बंद करके खाना खिलाना नहीं आता। गलती से मुंह की जगह नाक में चला गया तो फिर तो मुझे उसकी सजा भुगतनी होगी। माँ और सोनी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगी थी। उनका मनोरंजन होता हुआ देखकर कबीर ने अपना सर ही पीट लिया और जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहने लगे, कली, अगर तुम्हारा हो चुका हो तो अब बस भी करो यार। माँ और सोनी को भी और भी काम है, उन्हें क्यों अपनी बेकार की बातों में फंसा रही हो? मैंने दोनों को कब रोका है? माँ मुझसे कारण पूछ रही थी तो मैं बस उन्हें वही बता रही थी। माँ, अगर आपको कोई और काम हो तो आप जा सकती हो। ऐसा भी कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं संभाल लूंगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, हमारे पास समय ही समय है। अच्छा तो तुम क्या बता रही थी? खाना मुंह की जगह अगर नाक में चला जाए तो आगे क्या? बोलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ जो भी जुल्म हुआ है मैं उसका इंसाफ करूंगी। माँ ने कबीर की तरफ मुड़कर भले ही भोलेपन से कहा, कबीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। तुम मेरी बहू को इस कदर परेशान कर रहे हो कि उसे आंखें बंद करके खाना खिलाने की बात कह रहे हो। क्या चाहते हो? तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़े? तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी भोली रानी कितनी माहिर है ऐसी गलतियां करने में। फिर जानबूझकर इस तरह का जोखिम उठाना तुम्हें अपनी अक्लमंदी लगती है? अब तक तो मैं सोच रही थी कि एक ही ना समझ है, अब समझ में आया दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तभी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, वहीं अटकी पड़ी है जहां से शुरू हुई थी। कली को तो कुछ साथ खास समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कबीर अपना सर पीट कर रह गए, क्योंकि आज उनकी वजह से एक बार फिर से माँ और सोनी को अच्छा खासा खिंचाई का मौका मिल गया था। कबीर पहले से काफी बेहतर स्थिति में थे और अब घर रहकर बोर भी महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अगले दिन से हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया था। माँ की बातों का समर्थन सोनी भी अपने हाँ हूँ से कर रही थी, क्योंकि उसे तो कली की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर जबरदस्त हंसी आ रही थी। बस वो किसी तरह से अपने आप को रोके हुए इस मनोरंजन का लुत्फ उठा रही थी। और कबीर, वो तो कली की इस हरकत के बाद और भी ज्यादा गुस्से में नजर आने लगे थे, क्योंकि कली उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रही थी और अपनी बातों को जारी रखते हुए बकवास करती जा रही थी। जब कबीर से उसकी उटपटांग बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने गुस्से में तीनों को बाहर निकल जाने के लिए कहा और कली को सख्त हिदायत देते हुए कहा, तुम्हारी तीमारदारी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से हॉस्पिटल भी जाने की सोच रहा हूँ। इसीलिए अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। देखा माँ, आपके बेटे मुझ पर किस तरह से अपना रौब जमाते हैं। जब तक ज़रूरत थी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, अब कमरे से इस तरह धकेल रहे हैं जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? ये कड़वा करेला मीठी बातें भी करना जानता है? तुमने कभी मीठी बातों का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन अब जो बात शुरू हुई है तो हमें सब कुछ सुनना है। हमारे पास भरपूर समय है। तुम डॉक्टर साहब से के अब तक के सारे कारनामे हमें सुना सकती हो। नहीं माँ, आप रहने दो, मैं अकेले ही सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। बेवजह आपको तकलीफ क्यों दूं? जाइए, आप लोग भी आराम कीजिए, तब तक मैं अपना सामान यहाँ से समेट लेती हूँ। वरना क्या भरोसा, देर हुई तो उठाकर बाहर ही फेंक देंगे। कबीर गुस्से में दांत किटकिटाते हुए उसकी तरफ देखने लगे। बड़ी जल्दी मेरी बात समझ में आ गई। कबीर का गुस्सा देखकर बा और सोनी अब तक दबाई हुई अपनी हंसी को रोक ना सकी और अपना पेट पकड़कर वहीं हंसने लगी। सोनी तो हंसते हंसते कबीर को सुनाते हुए कहने भी लगी, भाई, आप तो भाभी को कुछ ज्यादा ही प्रताड़ित करने लगे हो। भला खाना कोई आंख बंद करके कैसे खिला सकता है? कबीर को जब लगा कि अब उनकी खिंचाई शुरू हो चुकी है तो वो खुद ही कमरे से बाहर निकल गए और तीनों काफी देर तक ऐसे ही हंसती खिलखिलाती हुई बातें करती रही। कली ने बातों बातों में ये भी बता दिया कि कबीर किस कदर उसे लगातार देखते हुए परेशान कर रहे थे। आज डॉक्टर साहब हॉस्पिटल जाने की तैयारी में थे। एक्सीडेंट के कारण आखिर इतने दिनों तक उनका हॉस्पिटल उनसे दूर रहा, जहाँ की आबो हवा उनके रगों में खून की तरह दौड़ती है। कबीर के सारे काम अब कली ही देख रही थी। माँ तो कब से अपनी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट लेने की चाहत रखती थी, और अब जब बहू घर में है तो फिर वो इन सब में देरी कैसे करती। नाश्ते के टेबल पर सबके साथ नाश्ता करते करते उन्होंने एक बम धमाका और कर डाला। जारी है। अब क्या धमाका कर डाला माँ ने, ये तो अगले भाग में ही पता चलेगा, तो देखते रहिए बेपरवाह इश्क।